नमस्कार, नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है दोपहर का भोजन कहानी, जो कि लेखक अमरकांत द्वारा रचित बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, जो आपके बीए के पाठ्यक्रम में रखी गई है। तो चलिए इस कहानी का हम सार जानने का प्रयत्न करते हैं। और एक बात हम आपको बता दें, यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोपहर का भोजन। दोपहर का भोजन अमरकांत द्वारा रचित एक अत्यंत यथार्थवादी और मर्मस्पर्शी कहानी है, जो मध्यवर्गीय और निम्न मध्यवर्गीय परिवारों की घोर गरीबी, बेरोजगारी, बेकारी और उसके बीच के आंतरिक पारिवारिक संबंधों को दर्शाती है। ये कहानी दर्शाती है कि कैसे एक माँ अत्यंत तंगहाली में भी अपने परिवार को बिखरने से बचाने के लिए झूठ और त्याग का सहारा लेती है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये दोपहर का जो भोजन है, इस कहानी के माध्यम से लेखक ये बताना चाहते हैं कि जो निम्न मध्य वर्ग के लोग होते हैं, जो गरीब और मध्य परिवार के लोग होते हैं, यदि उनके घर में किसी भी तरह की कोई भी कमी होती है, या खाने की कमी हो या बेरोजगारी की, जिसकी वजह से घर को चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उस समय घर की जो स्त्रियां होती है, जो आपकी माता होती है, माँ बाप जो भी होते हैं, उसमें से विशेषकर की स्त्री वो क्या करती है, अपने घर को चलाने के लिए किस तरह से अपने बच्चों को पेट भर के खाना खिलाती है, पर खुद अपने हिस्से का उनको देती है। और माता ही ऐसा सैक्रिफाइस नहीं करती है, उसके साथ में परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो भी एक दूसरे के प्रति प्रेम करते हैं और एक दूसरे को झूठ बोल कर कि हमने खा लिया करके वो इस तरह से एक दूसरे के का भला सोचते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि एक दूसरे की संवेदनाएं जुड़ी है, एक दूसरे से प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि कोई भूखा ना रहे। इसीलिए वो झूठ का सहारा लेके झूठ बोलते हैं, एक दूसरे को दिलासा देने के लिए, या फिर अपने घर की बदहाली में ही संतोष महसूस करवाने के लिए। तो कहानी की शुरुआत करते हैं और इसके प्रमुख पात्रों को जान लेते हैं। सिद्धेश्वरी। अब जो सिद्धेश्वरी है ना, परिवार की धुरी है और मुख्य महिला पात्र और माँ है। यानी इस कहानी की जो मेन पात्र है वो माँ है, जिसका नाम है सिद्धेश्वरी। ठीक है। अब मुंशी चंद्रिका प्रसाद तो सिद्धेश्वरी के पति है, जिनकी क्लर्की की नौकरी छूट गई है, यानी क्लर्क की ड्यूटी थी और वो अब छूट चुकी है। रामचंद्र है, उनका बड़ा बेटा है 21 वर्ष का, जो एक स्थानीय प्रेस में प्रूफ रीडिंग सीख रहा है। ठीक है। मोहन जो है वो मझला बेटा है, जिसकी उम्र 18 वर्ष है, जो हाई स्कूल की परीक्षा की तैयारी कर रहा है। प्रमोद छोटा बेटा है 6 वर्ष का, जो कुपोषण के कारण अस्वस्थ और कमज़ोर रहता है हमेशा। ठीक है। तो देखिए ये पात्र बता दिया। कहानी किस तरह से शुरू हो रही है कि घर में एक स्त्री है जो कि किचन के पास बैठी हुई है और खाना बनाने की तैयारी कर रही है। तभी उसके पति आते हैं, फिर उसका बेटा आता है, फिर छोटा बेटा आता है और छोटा बेटा, फिर उससे छोटा बेटा आता है। तो वो किस तरह से आपस में पेट भर गया ने 2-2 रोटी खाकर उठ जाते हैं। उनको और चाहिए, पर वो सोचते हैं कि यदि हम और लेंगे तो हमारे छोटे भाई को नहीं मिलेगा, या छोटे बेटे को नहीं मिलेगा, या मेरे बच्चों को नहीं मिलेगा। इस भावना से वो लोग क्या करते हैं, 2-2 रोटी खा के उठ जाते हैं। और जो यहाँ की जो प्रमुख महिला है वो भी इस तरह से करती है कि उसे 1 रोटी मिलती है, और पर भी 1 रोटी में से आधी रोटी वो अपने बेटे के लिए रखती है। तो इसमें बताया गया है। तो देखिए शुरुआत करते हैं। गरीबी की मर्मस्पर्शी शुरुआत। तो कहानी की शुरुआत दोपहर के समय से होती है, क्योंकि दोपहर का भोजन टाइटल ही रखा है। तो दोपहर का भोजन कहानी की जो शुरुआत है वो दोपहर से ही होती है। घर में खाने को बहुत कम अनाज है। ठीक है। तो सिद्धेश्वरी ने बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा भोजन, यानी सीमित रोटियां और पतली दाल बनाई है। उसने दाल बनाई है और पतली दाल बनाई है और रोटियां बनाई है, क्योंकि उनके पास उतना ज़्यादा भोजन बनाने का साधन नहीं है, क्योंकि सिद्धेश्वर जो है उनकी नौकरी छूट गई है। वह खुद भूखी है, लेकिन पहले अपने बच्चों को और पति को खाना खिलाती है। छोटा बेटा प्रमोद चटाई पर अर्धनग्न और बीमार हालत में सोया हुआ है। ठीक है। कहानी की शुरुआत इस तरह से होती है कि जो यहाँ की प्रमुख पात्र हैं वो क्या करती हैं, अपने खाना बना रही है, और खाना बनाने के बाद वो क्या करती है, खाना देने की शुरुआत करती है। और वहीं उसके बाजू में उसका जो कुपोषित बेटा है ना, वो लेटा हुआ है, और उसने बहुत ही कम खाना बनाया है। और फिर एक एक करके खाना खाने के लिए सारे सदस्य आते हैं। ठीक है। तो रामचंद्र का आगमन। तो देखो अब उसका जो बड़ा बेटा है वो आता है। तो सबसे पहला बड़ा बेटा रामचंद्र खाने बैठता है।
सिद्धेश्वरी उसे केवल 2 रोटियां और थोड़ी सी दाल देती है। रामचंद्र अपनी कम रोटियों को देखकर झिझकता है तो सिद्धेश्वरी झूठ बोलती है कि वह रोटियां बहुत है, वह और भी ले सकता है। वह रामचंद्र के सामने मोहन और उसके पिता की झूठी तारीफ करती है ताकि घर में सकारात्मकता बनी रहे। रामचंद्र माँ की मजबूरी समझकर तीसरी रोटी लेने से मना कर देता है और पानी पीकर पेट भर लेता है। ठीक है ना। तो बड़ा बेटा आता है खाना खाने के लिए, तो बड़े बेटे के सामने छोटे बेटे की और अपने पति की तारीफ करती है और उसे बोलती है कि यदि तुम्हें और रोटी चाहिए तो रोटी है, तुम खा लो। पर क्या है, बड़ा बेटा समझता है, उसको पता है कि हमारे घर की क्या स्थिति है, तो वो मना कर देता है, नहीं बोलता नहीं नहीं पेट भर गया, और पानी पी के चले जाता है। फिर उसके बाद में मोहन आता है। ठीक है। फिर उसके बाद मझला बेटा मोहन खाना खाने आता है तो सिद्धेश्वरी उसे भी रामचंद्र की तरह 2 रोटियां देती है और मोहन से कहती है कि उसका बड़ा भाई रामचंद्र उसकी बहुत तारीफ कर रहा है। मोहन भी परिवार की स्थिति को समझता है, वह भी तीसरी रोटी लेने से इनकार कर देता है और केवल थोड़ा सा मट्ठा मांगकर भोजन समाप्त कर देता है। यानी ये जो मोहन मझला बेटा है ना, इसको भी इसके घर की स्थिति पता है, पर उसको ये भी समझ में आ रहा है कि मेरी माता झूठ बोल रही है और हमारे लिए तीनों भाइयों के लिए खाने की व्यवस्था कर रही है, तो वो 2 रोटी ही खाता है, तीसरी नहीं लेता है और मट्ठा मांगकर मतलब मट्ठा ले लेता है और वो पीकर वो अपना पेट भर लेता है। ठीक है। और फिर जब उसके बाद में मुंशी जी आते हैं। ठीक है। यानी अंत में मुंशी चंद्रिका प्रसाद आते हैं, भोजन करने बैठते हैं। वे नौकरी छूटने के कारण भीतर से अत्यंत उदास और लज्जित है। उन्हें बहुत दुख लग रहा है कि मैं अपने घर का भरण पोषण नहीं कर पा रहा हूँ। तो सिद्धेश्वरी उसके सामने बेटों की तारीफ करती है ताकि वे खुश हो सके। मुंशी जी भी 2 रोटियां खाने के बाद तीसरी रोटी लेने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि गर्मी के कारण आजकल भूख नहीं लगती। वे केवल 1 कटोरी पानी में बची हुई थोड़ी सी चीनी मिलाकर पी लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये भी जो है ना, जो पिता है कौन, मुंशी चंद्रिका प्रसाद, जिनकी नौकरी छूट गई है, उसे पता है कि मेरे घर की क्या आर्थिक स्थिति है और आर्थिक स्थिति खराब है और उनकी नौकरी भी छूट गई है, तो वो टेंशन में रहते हैं। पर जैसे ही खाने बैठते हैं ना, तो उसकी जो माता है, उसकी जो पत्नी है, वो बच्चों की तारीफ़ करती है और उनकी भी तारीफ़ करती है और उनको और लेने बोलती है, पर वो क्या करते हैं, मना कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे घर की कंडीशन क्या है। ठीक है। तो फिर क्या है कि सिद्धेश्वरी का आत्मत्याग। अब यहाँ पे जो सिद्धेश्वरी है, अब किस तरह से आत्मत्याग करती है, मतलब आत्मत्याग मतलब उसको खाने के लिए जो रोटी मिलती है उसमें से भी वो अपने बेटे के लिए रखती है। जब सब खाना खा चुके होते हैं, तब सिद्धेश्वरी अंत में खुद खाने बैठती है। रसोई में केवल 1 रोटी का टुकड़ा और थोड़ी सी पतली दाल बची है। वह उस रोटी के टुकड़े को भी आधा कर देती है, क्योंकि उसे अपने सोते हुए बीमार बच्चे प्रमोद की याद आ जाती है। वह आधा टुकड़ा प्रमोद के लिए रख देती है और बचे हुए आधे टुकड़े को पानी के सहारे निगलने का प्रयास करती है। इसी समय उसकी आँखों से बेबसी के आंसू बहने लगते हैं। यानी आधा रोटी का टुकड़ा बचता है सबको खिलाने के बाद। वो जैसे ही खाना खाने बैठती है तो उसे याद आता है कि मेरा बेटा है छोटा वाला, उसके लिए भी वो आधी रोटी का टुकड़ा रख देती है और पानी के साथ वो रोटी खा लेती है। और अपनी इस बेबसी पर उसको बहुत दुख होता है और आंसू आने लगते हैं, पर वो किसी के सामने बोलती नहीं, ये बात जय नहीं कर, वो किसी को बताती नहीं है। अपने परिवार में सुख शांति रखना चाहती है और वो परिवार में सुख शांति के साथ परिवार के लोगों का जो मानसिक दुख है उसको भी कम करने का प्रयास करती है। जो टेंशन में उसके पति आते हैं उसको भी उसके टेंशन को कम करने का प्रयास करती है। यहाँ तक बड़ा बेटा छोटा बेटा जो भी आते हैं उनको भी वो ये बताने का प्रयत्न करती है कि नहीं, हम सब क्या है, सुखी हैं, अच्छे हैं और संतुष्ट है। और इस तरह से उनको ज़्यादा खिलाने का प्रयास करती है। खुद अपने लिए खाना नहीं रखती बल्कि अपने बच्चों को खिलाती है, अपने पति को खिलाती है। तो इस तरह से होती है भारतीय महिला, जो अपने सुखों को त्याग कर दूसरों के सुखों का ध्यान रखती है। तो ये कहानी क्या संदेश दे रहा है, ये कहानी हमें क्या मुख्य संदेश दे रहा है, इस कहानी का क्या उद्देश्य है, लेखक ने क्यों इस कहानी को रखा होगा या बनाया होगा। तो देखो, बेरोजगारी का दंश, यानी इस कहानी में ये बताया कि जब हमारे देश में या हमारे घर में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है तो हमारे घर में आर्थिक समस्या निर्मित हो जाती है। और जब आर्थिक समस्या निर्मित हो जाती है और भुखमरी के लाले पड़ जाते हैं तो घर में उस तनाव से क्या होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। पर इस कहानी में क्या बताने का प्रयत्न किया है कि यहाँ पर जब बेरोजगारी आती है और जब घर में टेंशन तनाव का वातावरण होता है तो घर की जो स्त्री है वो सबको बैलेंस करने की कोशिश करती है, सबके तनाव को दूर करने की कोशिश करती है और जो घर की समस्या है उससे परिवार के दुख को कम करने की कोशिश करती है। ममता और त्याग,
यानी सिद्धेश्वरी का पात्र भारतीय नारी और माँ के उस रूप को दर्शाता है जो खुद भूखी रह के अपने परिवार के लिए क्या करती है, भोजन की व्यवस्था करती है और परिवार की गरिमा बनाए रखती है, परिवार का सम्मान बनाए रखती है और अपने घर में छुपी बेरोजगारी और फटे हाल को दूसरों के सामने बयान नहीं करती और अपना मजाक नहीं बनाती। यानी अपने घर की जो समस्या है वो घर तक ही सीमित रखती है और उसको किस तरह से उस समस्या का निदान किया जाए उसके उपाय खोजती है। एक दूसरों के प्रति संवेदनशील, मतलब इस कहानी में क्या बताया कि सब एक दूसरे के प्रति क्या है, संवेदनशील है, सबको पता है, तब भी एक में को दुख ना लगे इसलिए वो झूठ बोलते हैं। तो परिवार का हर सदस्य जानता है कि घर में भोजन की कमी है, इसलिए कोई भी पेट भर भोजन नहीं करता और बहाने के जरिए वो दूसरे के लिए भोजन छोड़ देता है। तो ये एक आंतरिक प्रेम दिखाता है, ये आंतरिक एकता का प्रतीक है कि हमें अपने परिवार के साथ इस तरह से मिलजुल कर एक दूसरे की समस्या को समझकर, एक दूसरे के तनाव को दूर कर यदि हम इस तरह से रहेंगे तो हमारे परिवार में सुख शांति और संतोष रहेगा। तो अमरकांत ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस कहानी को प्रस्तुत किया है। आशा करते हैं कि आपको भी समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।